नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी। मानहानि का चल रहा है मुकदमा। और कंज्यूमर कोर्ट में वास्तु विहार पर केस। पीड़ित ने घर नहीं मिलने का बताया मामला। गुमला में सड़क सुरक्षा के प्रति प्रशासन अलर्ट। हर मोर्चे पर चल रही है संघ जांच अभियान। अर्जुन मुंडा के सुरक्षा कर्मियों ने 4 चोरों को पकड़ा। पकड़ाए गए युवकों ने घटना से किया इंकार। और गोंदा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी। आधे घंटे में चोरों ने घटना को दिया अंजाम। अब खबरें विस्तार से। चाईबासा बिहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को सांसद राहुल गांधी पेश होने के लिए पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट में कहा कि उन्होंने किसी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के तहत ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। यह पूरी तरह से निराधार मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा ने 10,000 रुपये का बॉन्ड भरवाकर राहुल गांधी को जमानत दे दी। मालूम हो कि भाजपा नेता प्रताप कटियार ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रताप कटियार ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2018 में कांग्रेस के महाअधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर कहा था कि भाजपा में हत्यारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को कई बार सम्मन भी जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हो रहे थे। आखिरकार चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से ही तिथि तय करने को कहा। इसके बाद 6 अगस्त को राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता के माध्यम से यहाँ पर आकर एक 205 सीआरपीसी का आवेदन दाखिल किया, जिसको न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया। उसको लेकर के वो उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट गए। वहाँ पर भी उन्हें मजबूर होना पड़ा अपने आवेदन को वापस लेने के लिए, और वहाँ एक शपथ पत्र अंडरटेकिंग के साथ दिए कि मैं 6 अगस्त को न्यायालय में सशरीर उपस्थित करा दूँगा। राजेश ठाकुर के द्वारा यह शपथ पत्र दाखिल किया गया। उसके बाद आज राहुल गांधी जी सशरीर न्यायालय में उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद उनका जमानत आवेदन की सुनवाई की गई, जिसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया, और फिर भी न्यायालय के द्वारा उन्हें जमानत दिया गया, जिस पर हमने कहा कि यहाँ का एक लोकल बेलर जरूर रखा जाए और एक अंडरटेकिंग लिया जाए कि न्यायालय का मान सम्मान रखते हुए इनको जब भी बुलाया जाएगा ये आएंगे। इस पर उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी दिया। हजारीबाग में एक व्यक्ति ने वास्तु विहार के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ब्रजभूषण तिवारी का कहना है कि लगभग 44 लाख रुपए में एक घर देने का वादा किया गया था। इसके लिए 14 महीने का समय भी मांगा गया था। इस बात को 18 महीने हो गए, इसके बाद भी अब तक घर नहीं दिया गया। इसके साथ ही कई एक्स्ट्रा कॉस्ट के नाम पर अधिक पैसे की वसूली भी की गई। बता दें कि ब्रजभूषण तिवारी आरा बिहार के रहने वाले हैं और वह हजारीबाग में पेट्रोल पंप में कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा वास्तु विहार से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन स्थल पर कोई मौजूद नहीं होने के कारण बात नहीं हो पाई। वास्तु विहार फेज़ 2 में फरवरी 2024 में एक घर बुक करवाया था, जो कि 43,35,000 में मेरा एग्रीमेंट है। इस बीच जैसा कि इन लोगों ने बताया था कि आपको घर तरीके का बना करके दिया जाएगा, और दिखाया भी था सैंपल में, तो ऊपर से तो दिखता है, अच्छा खासा दिखता है। मैं भी देखा कि नहीं, बहुत अच्छा घर बना के लोग दे रहा है। लेकिन जब नज़दीक से जुड़े और देखे हम कि घर बनाने का जो इन लोग का निर्माण का प्रक्रिया है, जो मटेरियल है, इतना घटिया है। इनके जो कॉन्ट्रैक्टर और लेबर हैं वो सारे के सारे अनस्किल्ड हैं। तो अनेक तरह की अनियमितताएं होने के बावजूद भी मैं साल भर तक वास्तु विहार के साथ जुड़ा रहा। इस बीच 2 बार मैंने कैंसलेशन के लिए आवेदन दिया। हर बार इन लोगों ने आश्वासन दिया कि नहीं ठीक है, अगली बार से कोई गलती नहीं होगा, बहुत बढ़िया बना करके अब देंगे, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अंततः 24 अप्रैल को जब मेरा काम हो रहा था, मैंने देखा कि ये लोग सुधरने वाले जीव नहीं, ये पत्थर वाली सीमेंट से, जमा हुआ सीमेंट से ये लोग दीवार जोड़वा रहे हैं। मैंने देखा कि नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है। तब मैंने
बोला भाई मेरा कैंसिल करके पैसा वापस करो। इन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया। केस दर्ज हुआ है, केस दाखिल हुआ है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है आप जल्दी से जल्दी नोटिस दाखिल करें, और नोटिस जैसे जो भी वस्तु विहार के पदाधिकारियों को नोटिस मिलेगा उसके बाद उनकी रिप्लाई आएंगे। रिप्लाई होने के बाद अगर वस्तु विहार चाहता है कि हम सेटल करें तो सेटल हो सकता है। हमारे उपभोक्ताओं का कोई व्यक्तिगत उनसे लड़ाई नहीं है। गुमला में लगातार बढ़ रहा सड़क हादसा चिंता का विषय बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार हर महीने औसतन 20 से अधिक लोग इन हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान तेज कर दिया है। डीटीओ ज्ञान शंकर जायसवाल के नेतृत्व में जिले के विभिन्न हिस्सों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार जैसे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। वहीं आम जनता को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देकर उन्हें जागरूक भी किया गया। डीटीओ ने स्पष्ट किया कि यह जांच अभियान लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे हैं। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें। गुमला प्रशासन का बहुत अच्छा पहल है और मैं अपील करता हूं गुमला प्रशासन से, या गाड़ी चेकिंग जो ट्रिपल लोडिंग बिना हेलमेट से चलाने वाले या तेज़ राइडर जो हमेशा टाउन में चलते रहते हैं, या चेकिंग हमेशा हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर सप्ताह में ज़रूर होना चाहिए। ये शहर के बीचों बीच थाना चौक में हो रहा है, साथ ही साथ ये शहर में 4-5 जगह होना चाहिए। हर रोड के अलग अलग मार्ग में भी या चेकिंग होना ज़रूरी है, जिससे तेज़ राइडर जो है उन पे काबू किया जाए। हेलमेट पहने ताकि से एकदम बाइक से लगातार दुर्घटना हो रहा है। बहुत सारे लोग बाइक लेके निकल रहे हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट आपको इम्पोज करता है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो सिर्फ आप कानून नहीं तोड़ रहे हैं बल्कि अपने जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब भी घर से निकल रहे हैं, आप या आपके साथ कोई सवारी, तो दोनों को हेलमेट ज़रूर पहने ताकि आप भी सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे। और यहाँ जो रोड एक्सीडेंट का जो घटना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है उसमें कमी है। यानी सर लोगों को परेशान करना पर्पस नहीं है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है और एक नॉमिनल फाइन करके उन्हें दोबारा ये गलती नहीं करें, इसका एक सबक सिखाएं। ज़्यादातर देख रहे हैं कि जितने भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है सब नवजुवक लड़के लोग करते हैं और इसमें गार्जियन का बहुत बड़ा लापरवाही हुआ है। और हम लोग इसी के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं डीटीओ साहब के साथ मिलकर, इन लोगों को जागरूक किया जाए और जो घटनाएं घट रही है उसको कम किया जाए। और गार्जियन से और आम पब्लिक से अपील है कि जब भी घर से निकले तो हेलमेट पहन के निकले, सारे कागजात लेके निकले और अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि बिना हेलमेट नहीं निकले। खूंटी में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उनके काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों ने 4 चोर को खूंटी पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल अर्जुन मुंडा अमेश्वर धाम में पूजा कर खूंटी लौट रहे थे। इसी दौरान पता चला कि कुछ लुटेरों ने मवेशी चरा रही बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली खींच ली। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उनको पकड़ा। हालांकि पकड़ाए गए युवकों ने लूट की घटना से इंकार किया है, लेकिन उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया और फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरा लड़का मैं बैल चराता हूँ जो है, मैं हो तो हो चराता हूँ। काम करके लूटना है, हिने देखा मारबो कर ले तो के मारे तो नहीं मारे काली कान करके लूटा था, इको लूटा तो है ना को करके पैसा मुबा के कर ले लो बैठे मैं और गुल कर रहा था। का नाम है के तोर का नाम है? लाली देवी। तो छगरी से रात रही? हाँ बड़ो बैलो है, छगरियो है जो। कौन गांव के लूट लेना है? रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल घर को बंद करके बच्चे के स्कूल गई महिला रीता देवी के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों के गहने की चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार महज आधे घंटे के दौरान चोरों ने घर में चोरी कर ली है। बता दें कि इससे पहले भी महिला के घर में 16 मई को चोरी की घटना हो चुकी है। मामले की जानकारी मिलने के बावजूद भी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस चोरों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस के हाथ अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है और उनके हाथ खाली है। 40 में हम स्कूल लेने के लिए गए थे बच्चा लोग को और ताला बंद करके, और उसके बाद हम स्कूल गए हैं, बच्चा को फीस जमा किए। उसके बाद मात्र हमको लगता 5 मिनट बैठे होंगे, बच्चा का स्कूल से छुट्टी हुआ, हम तुरंत लेकर के घर आए हैं।
मेन गेट का ताला बंद था, हम उसको चाबी से खोले हुए अंदर आए तो बेटी अंदर पहले घुसी है तो बोल रही है कि मम्मा फिर से चोरी हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले फिर चोरी हुआ था एक बार, 2 महीना 3 महीना पहले। तो ताला नीचे गिरा हुआ था और वो जो कुंडी है वो काट करके घुसा। उसके बाद फिर एक पहला बार एक रूम आता है उसमें भी काट करके घुसा है। उसके बाद फिर सीढ़ी रूम के पास मेरा एक ताला लगा हुआ है उसमें भी काटा है। उसके बाद अंदर हॉल में आया है और लॉकर तोड़ करके, अलमीरा तोड़ करके सामान टोटल ले करके गया। क्या क्या सामान था? उसमें था मेरा कान वाला था, चेन था, 2 सेट कान का था, रिंग। चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के सदस्यों ने बुधवार को यातायात डीएसपी को पुराना बाजार में ट्रैफिक पोस्ट के उद्घाटन को लेकर आवेदन दिया। इसके साथ ही जल्द से जल्द वहां जवान की तैनाती को लेकर निवेदन भी किया। उन्होंने विधि व्यवस्था डीएसपी नौशाद आलम से भी मुलाकात की और जल्द से जल्द वहां पर पुलिस के तैनाती को लेकर आवेदन दिया और उनसे भी विनम्र निवेदन किया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए चैम्बर के सदस्यों ने बताया कि लगातार वहां पर जाम की समस्या देखने को मिलती है, ऑटो टोटो की मनमानीकरण समस्या होती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगता है। इसी के निहित बात कर पूर्व में करीब 1 लाख रुपए खर्च कर वहां पोस्ट बनाया गया है, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। उसी शुरुआत को लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं और यातायात पुलिस उपाधीक्षक और विधि व्यवस्था से मुलाकात कर निवेदन किया गया है कि जल्द ही हो जाए। एक बार यहाँ इसकी विधिवत और वहाँ पर जवानों की तैनाती हो जाएगी तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये पुराना बाजार के लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। साथ ही आवागमन भी सुगम होगा और जो जाम की समस्या लोगों को देखने को मिलती है, चाहे ऑटो और टोटो की मनमानी की बातें आती है, इससे भी लोगों को निजात मिलेगी। पुराना बाजार में एक हम लोगों ने अपने घर पे यातायात पुलिस पोस्ट बनाया है ताकि वहाँ पे टोटो और ऑटो के समस्या से समाधान हो सके। और पुराना बाजार जो एक व्यापक रूप से घनिष्ठ व्यापारिक क्षेत्र है, प्राचीन व्यापारिक क्षेत्र, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी हम लोग वहाँ पे अपने आप को महफूज महसूस कर सके। तो वहाँ हम लोगों ने वहाँ पे पुलिस पोस्ट बनाया है और पुलिस पोस्ट के औपचारिक चालू करने के लिए यहाँ यातायात डीएसपी साहब के पास आकर के हम लोग मिले। हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है कि सर इसको चालू करवाया जाए, क्योंकि बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो वहाँ यातायात का पड़ाव बनाया है यातायात पुलिस का आपने, उसमें खर्चा किसके द्वारा किया है? हम लोग निजी खर्च पे बनाए, तकरीबन लाख रुपए खर्च किए। हम लोग दुकानदार लोग मतलब बूंद बूंद से वो समंदर तैयार किया और हाईटेक बनाए, क्योंकि जो जवान वहाँ पे तैनाती होगा, जो ड्यूटी होगा, उसको किसी तरह की कोई परेशानी। धनबाद के असरफी अस्पताल में संचालित एनआईसीयू विभाग शिशुओं की देखभाल और चिकित्सा प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। 30 बेड वाले इस लेवल 3 एनआईसीयू में हर साल औसतन 1200 नवजातों का इलाज किया जाता है, जिसमें लगभग 96% शिशुओं को स्वस्थ होकर छुट्टी मिली है। जानकारी देते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि यह एनआईसीयू धनबाद का एकमात्र ऐसा यूनिट है जिसमें एनएनएफ से मान्यता प्राप्त है। यूनिट में बेड साइड, अल्ट्रासाउंड, नवजात वेंटिलेशन, इकोग्राफी जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है। शैक्षणिक पहल के तहत यहां डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ और हाल ही में नियोनेटोलॉजिस्ट में फॉलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। रोग विशेषज्ञ और नर्सिंग होम स्टाफ के लिए उपलब्ध है। पिछले 1.5 साल से हम कंटिन्यू निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम धनबाद में न्यूबॉर्न बेबीज के लिए उस तरह की केयर जो कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या में अवेलेबल है, वो केयर हम यहाँ धनबाद में दे और उसी तरह से हमारे बेबीज़ का आउटकम एकदम स्वस्थ करके यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए। इस प्रयास में हम लगे थे, तो जिसका रिजल्ट हम पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं कि हम उस लेवल का की ट्रीटमेंट हमारे न्यूबॉर्न को दे पा रहे हैं, जिससे कि एक्सट्रीम प्रीटर्म 28 हफ्ते से नीचे के बच्चे, 1 किलो से नीचे के न्यूबॉर्न बेबीज आज यहाँ धनबाद जैसे शहर में अच्छी तरह से नॉर्मल ब्रेन न्यूरो डेवलपमेंटली नॉर्मल होके डिस्चार्ज हो रहे हैं। इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स, वेंटिलेटर, सीपैप सब हम लोग के पास है। तो इसी वजह से बच्चा लोग पहले दिन से अटमोस्ट केयर का अंडर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड बहुत डिफ़िकल्ट केसेस और रेयर केसेस हम सॉल्व करके अच्छा से ट्रीटमेंट करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। अभी तक एक बहुत डिफरेंट केस है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, वी नो दैट, बट टीबी पेट पे बहुत रेयर है पीडियाट्रिक बच्चा को।
तो एक केस हम डायग्नोज करके टीबी का ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद एकदम पूरा ठीक हो जाएगा बच्चा। तो इसी तरफ बच्चा बहुत रेयर केसेस, बहुत सिक केसेस हम डील कर रहे हैं और हर बच्चा को बेस्ट रिजल्ट हम दे रहे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को बुधवार को रांची में आदिवासी मोर्चा ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान आदिवासी मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि दिशोम गुरु जैसा न कोई था और न कोई होगा। इस राज्य के लिए उन्होंने जो भी किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा लोगों के बीच रहेंगे। उनकी कही हुई बातें आदिवासी समाज के लोग आने वाले समय में भी मानते रहेंगे। उनके जाने से भले ही पूरा राज्य शोक में है, लेकिन आने वाली पीढ़ी उनको गर्व से याद करेगी। हम लोगों के अगुआ हमारे नेता दिशोम गुरु, जिन्होंने पिछले 50-60 सालों तक जिन्होंने आंदोलन किया यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए, यहाँ के आदिवासी को लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए, यहाँ के पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए पिछले 40-50 सालों से जो आंदोलन किए थे, आज वो हमारे बीच में। जंगल का नौजवान जिनकी पिता की हत्या भी हो चुकी थी और इतने चुनौतीपूर्ण माहौल में एक गांव से देश के पैमाने पर और स्वराज की जो लड़ाई लड़ी गई और लड़ाई की बुनियाद, सबसे बड़ी बात गुरु जी की लड़ाई सिर्फ महज राज का मामला थी। इस राज के अंदर में जो मुद्दे थे, ये राज किसका कोयला, किसका खनिज, किसके लिए सरकार, ये जो सवाल था। और सबसे बड़ा उनका जो नारा हम लोग को प्रेरित लगता था, हम तो झारखंड आंदोलन में साथ रहे हैं, बाप की सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री बने, तभी उनके साथ लगातार संवाद रहा है। जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद ने बुधवार को कास्ता पंचायत क्षेत्र के ईसीएल की बंद पड़ी खदानों, पलास्थली आदि का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीयों से और अधिक जानकारी लिया। वहीं निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने कहा कि यहाँ पहले बंगाल के अंडाल से पलास्थली तक रेल लाइन चालू था। उसी क्रम में यहाँ निरीक्षण कर जायजा लिया गया है। आगामी खनन टास्क फोर्स की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रखंड कार्यालय नाला में कैंप कार्यालय का आयोजन किया। कैंप कार्यालय में प्रखंड क्षेत्र से आए करीब 45 व्यक्तियों ने अपनी अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को त्वरित लगातार मिल रही कार्यों के निष्पादन के निर्देश दिए। प्रखंड कार्यालय में हमारे द्वारा कैंप कार्यालय लगाया गया था। इसी के आलोक में आज कास्ता पंचायत की जो ईसीएल की बंद पड़ी खदानें हैं उसका निरीक्षण किया गया। कई सारी समस्याएं और सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे लोगों द्वारा जो अवैध माइनिंग की जा रही है। उसी को देखने के लिए आज लोगों ने यहाँ पे आए हैं और निरीक्षण किया गया है और आने वाले डेवलपमेंट टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय लिए गए। खिलाड़ी में प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को केडी नेहरू क्लब में पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष शाबिर अंसारी ने की। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने गुरु जी के आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो केवल झारखंड के नहीं पूरे देश के जननायक थे। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग के बीच एक जननायक, आंदोलनकारी नेता और हमारे आदिवासी के मेन झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन हम लोग के बीच नहीं है। लेकिन जामताड़ा के नाला प्रखंड क्षेत्र के नेताजी स्टेडियम में बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा, नाला प्रखंड समिति और पंचायत समिति की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु के और आदिवासी समाज के महान नेता शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर पूरे नाला विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने कहा कि गुरु जी केवल एक नेता नहीं बल्कि झारखंड की आत्मा थे। उनके प्रति लोगों का यह प्रेम और सम्मान सदैव अमर रहेगा। जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।